एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी और लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये आज का वीडियो जो है वो पार्ट 11 यानी 11 नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी आपकी सिलेबस की बुक पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे से क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 11 में आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 167 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, आप पेज नंबर 108 लिखा है, किसी बुक में 107, इसलिए मैं 107 बोल रहा था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो आइए हम इस सवाल को चालू करते हैं। तो देखिएगा, सिम्मी एवं सोनू एक फर्म में साझेदार हैं। दो साझेदारों की बात कर रहा है, सिम्मी एवं सोनू, जो लाभ एवं हानि का विभाजन 3:1 के अनुपात में करते हैं। इनका बता रहा है कि ये लोग लाभ या हानि होगी व्यापार को तो उसको कैसे बांटेंगे। जितना भी लाभ होगा या हानि होगा उसका 4 में से 3 भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होता है, 4 में से 3 भाग सिम्मी ले जाएगी और 4 में से 1 भाग सोनू ले जाएगा। 31 मार्च 2006 को वर्ष की समाप्ति पर निवल लाभ 50,000 रुपए है। सवाल देखेंगे, आपको लाभ बता रहा 50,000 का, निवल लाभ 50,000 का, शुद्ध लाभ आपको बता रहा 50,000 के। इस व्यापार को उस वर्ष 31 मार्च 2016 को लाभ हो गया 50,000 का। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। हमको सवाल क्या बनाने को बोल रहा है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता। ठीक है, सूचना यहाँ नीचे दी हुई है और हमको लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाने को बोल रहा है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिएगा इसमें, 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी साल के शुरू में, ये 31 मार्च 2016 साल का अंतिम दिन बताया हुआ है जिस समय व्यापार का लेखा जोखा किया जाएगा। साल भर व्यापार चल रही है, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक व्यापार चलेगी इस वर्ष। और इस दिनांक पर जब लेखा जोखा बंद हुआ तो पता चला कि 50,000 का लाभ हुआ। तो 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी 50,000 30,000 सिम्मी का और 60,000 सोनू का। 30,000 60,000 इनकी पूंजी बता रहा है 1 अप्रैल 2015 को। फिर आगे बताता है 1 अप्रैल 2015 को साल के शुरू में बता रहा है चालू खाते का शेष। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर पूंजी बताया और यहाँ पर चालू खाता भी बता रहा है। इसका मतलब कि ये जो सवाल हल किया गया है वो स्थायी पद्धति, मतलब कि पूंजी खाते को स्थायी रूप में मानकर सवाल हल किया गया है। ठीक है, बता रहा है 1 अप्रैल 2015 को चालू खाते का शेष, चालू खाता का भी शेष बता रहा है, सिम्मी का 30,000, जमा मतलब क्रेडिट, मतलब कि सिम्मी का चालू खाता का क्रेडिट बता रहा है कितना, 30,000 रुपए का। व्यक्तिगत खाता है, जैसे पूंजी एक व्यक्तिगत खाता होता है उसी तरह चालू खाता भी व्यक्तिगत खाता है। दायित्व बन जागृत करता है, हमेशा क्रेडिट होकर ही चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट बता रहा है, मतलब कि 30,000 रुपए चालू खाते में उसके है। फिर इसी तरह सोनू का बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए जमा क्रेडिट में, सोनू का भी क्रेडिट शेष बता रहा है 1.5 लाख रुपए, दायित्व के रूप में, व्यापार के ऊपर दायित्व के रूप में बता रहा है। फिर आगे बोलता है वर्ष के दौरान साझेदारों की आहरण राशि, वर्ष के दौरान इन्होंने आहरण किया, पैसा निकाला है निजी उपयोग के लिए। सिम्मी ने 20,000 रुपए और सोनू ने 15,000 रुपए। तीसरा पॉइंट बता दिया आहरण के विषय में,
पहला पॉइंट देखेंगे आप, पूंजी का बता रहा है, याद रखिएगा। पूंजी इनका बता रहा है साल के शुरू का 30,000, 60,000। फिर उसके बाद चालू खाता का शेष बताया हुआ है कि इनका चालू खाता का शेष 30,000 रुपये और 1.5 लाख रुपए क्रेडिट के रूप में। फिर आगे आहरण के विषय में बताया हुआ है, इन दोनों का आहरण, इन्होंने सिमी ने 20,000 का आहरण और सोनू ने 15,000 का आहरण किया। फिर आगे चौथा पॉइंट बताता है पूंजी पर अनुमत ब्याज, मतलब पूंजी पर ब्याज की बात कर रहा है 5% प्रतिवर्ष की दर से। ठीक है, तो पहला पूंजी, दूसरा चालू खाता, तीसरा आहरण, चौथा पूंजी पर ब्याज। फिर आगे पांचवा बताता है आहरणों पर प्रस्तावित ब्याज दर। देखेंगे सवाल बता रहा है आहरणों पर प्रस्तावित ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि। देखेंगे आप इस वाक्य को लिखा है कि आहरण पर ब्याज किस तरह लगाना, 6% प्रतिवर्ष, मतलब साल भर का 6%। मगर आगे उसके वाक्य लिखा हुआ है कि एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए, मतलब कि इन्होंने औसतन जो है वो 6 माह के लिए इसको निकाल के रखा हुआ है, मतलब कि कुछ अंतराल में इन्होंने निकाला है। तो अंतराल में जब निकाला तो औसतन कितना बन रहा है, औसतन केवल 6 माह का ही बन रहा है, अवधि जो है वो 6 माह की ही बन रही है। तो हम यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज बोल रहा हूँ, आहरण पर वो जो ब्याज निकालेंगे वो 6 माह के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि औसतन अवधि जो है वो 6 माह का ही बोल रहा है। हम देखेंगे इसे कैलकुलेशन, तो आप इस वाक्य को याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि साझेदारों का वेतन के विषय में बता रहा है। छठा पॉइंट, सिमी 12,000 रुपए तथा सोनू 9,000 रुपए। वेतन साफ साफ बता दिया 12,000 रुपए तथा सोनू 9,000 रुपए। इसके साथ ही साझेदारों का चालू खाता दर्शाएं, मतलब कि यहाँ पर चालू खाता भी आपको बनाने को बोल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चालू खाता यहाँ पर शुरू में बता दिया, इसका मतलब कि चालू खाता बनाने ही बोलेगा। तो हमको यहाँ पर चालू खाता भी बनाना है। ठीक है, तो हमने इस सवाल को देखा, आपने सवाल को देखा, सवाल को शुरू से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। सवाल के जब शुरू से चलेंगे तो आपको बोल रहा है अनुपात इनका बता रहा है 3:1 का। फिर उसके बाद लाभ बताया 50,000 रुपए का। फिर पूंजी बताया 30,000 और 60,000। फिर उसके बाद चालू खाता बताया, सिमी 30,000, सोनू 1.5 लाख रुपए क्रेडिट। फिर इनका आहरण बताया, सिमी का 20,000 और सोनू का 15,000। फिर पूंजी पर ब्याज बताता है 5% की दर से। आहरण पर ब्याज बताता है 6% की दर से। और अवधि कितना माना, औसतन 6 माह का ही माना है। फिर इनका वेतन बता रहा है, सिमी का 12,000 रुपए तथा सोनू का 9,000 रुपए। और हमको चालू खाता भी बनाने बोला था, हमको 2 चीज यहाँ बनाने बोला है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता और चालू खाता। तो हमने इस सवाल को देखा, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम इसके हल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा हल है इसका। ठीक है, तो इस सवाल में भी क्या है कि आंसर आप जब देखेंगे, आंसर इसका दिया हुआ है, सिमी की पूंजी में 94,162 रुपए तथा सोनू की पूंजी में 31,338 रुपए लाभ हस्तांतरित किया गया। यहाँ पर जब आप आंसर देखेंगे तो 94,000, ये मतलब कि ये पुनर्मूल्यांकन लाभ है, पुनर्मूल्यांकन लाभ बोल रहा हूँ, ठीक ना। मतलब कि लाभ हानि विनियोग खाता जब आप इसको बनाएंगे तो उनका लाभ का अनुपात, लाभ का बता रहा है कि शेष, इसमें से जब लाभ बांटेंगे आप इनको देने के पश्चात, जो देने के पश्चात जो शेष लाभ बचेगा उसको 3:1 में बांटकर इनकी पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि सवाल में चालू खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इनका यहाँ पास लाभ हानि विनियोग खाते से जो शेष लाभ है वो इतना आ रहा है 94,162 और 31,338 रुपए, ये इनके चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। मगर क्या है कि सवाल आपको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर लाभ 50,000 का बता रहा है और यहाँ पर देखिए 94,162 और 31,368, 31,388 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पर हमको देख के समझ आता है कि इसमें ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। तो हम क्या है कि ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे, हम इस सवाल के अनुसार पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसका करेक्शन करके भी आपको हल करके बताऊंगा, मतलब कि इतना आंसर ला के बताऊंगा। ठीक है,
तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर इतना नहीं आ पाएगा, मगर जब करेक्शन करके हल करूंगा तो वहां पर इतना आंसर आएगा। तो हम इस दोनों दोनों तरह से हम देखते हैं, पहले इस सवाल के माध्यम से हल करेंगे, फिर इसको करेक्शन करके हम इसको हल करेंगे, क्योंकि हम ये सवाल दिया तो हम इसको गलत नहीं कह सकते कि ये गलत है। तो पहले मैं आपको दोनों तरीकों से बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो आइए पहले हम इसके द्वारा हल करते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर जो दिया है उसके अनुसार इसको करेक्ट करके फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं जो सवाल दिया उसी के माध्यम से हल करता हूं। तो देखिएगा, ये उसी के द्वारा हल किया गया, यानी कोई करेक्शन, बिना करेक्शन के मैंने इसको हल किया है। तो आप देखेंगे सवाल में पहला क्या बता रहा है, पहले बता रहा है सबसे शुरू में इनका अनुपात बताया 3 और 1 का। तो उसका उपयोग कहाँ होगा, उसका उपयोग जब हम जब शेष राशि, जब जो लाभ है उसमें से ये देने के पश्चात जो सवाल में कहा गया है उनको देने के पश्चात जो लाभ बच जाएगा उसको हम 3 में बांटकर उनके चालू खाते में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 का जो उपयोग है वो बाद में किया जाएगा। फिर उसके बाद हम जैसे अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, सवाल में बताया हुआ कि लाभ, इनका निवल लाभ जो है वो 50,000 का। तो शुद्ध लाभ है, वो शुद्ध लाभ को उठाकर कहां पस लाएंगे हम, लाभ एवं हानि विनियोग खाते में, क्योंकि दायित्व है, बांटना है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है। तो लाभ एवं हानि विनियोग खाते क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा। लाभ एवं हानि विवरण खाता 50,000 रुपए हमने बता दिया जो सवाल में बताया हुआ है। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बिंदु अनुसार दिया हुआ है, यानी कि तथ्य दिए हुए, उन तथ्यों के अनुसार हमको इसको हल करना है। तो पहला पॉइंट बोलता है कि इनकी पूंजी, साल की शुरू की पूंजी इनके बताया 30,000 और 1.5 लाख रुपए। तो हम इसको पूंजी खाते में ये देख सकते हैं 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी सिम्मी 30,000 और सोनू 60,000। क्योंकि ये जो सवाल है वो आपको स्थिर पूंजी पद्धति से बनाने बोल रहा है, मतलब कि आपको एक पूंजी खाता भी खोलना है और एक चालू खाता भी खोलना है। सवाल में हमको केवल यहाँ पर साझेदारों का चालू खाता तैयार करने को बोला है, 2 चीज, लाभ एवं हानि विनियोग खाता और चालू खाता खोलने को बोला, इसलिए मैंने पूंजी खाता चालू नहीं किया है इस सवाल में। तो पूंजी खाता नहीं चालू किया तो फिर हमको इसको नहीं लिखना पड़ेगा। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, केवल हम जब पूंजी पर ब्याज देंगे तब उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जब पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तब इसका हम गणना के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो हम आगे अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाभ का हो गया, लाभ हमने लिख दिया 50,000। यहाँ पर अनुपात का उपयोग हम बंटवारे में करेंगे, ठीक है। और पहला पॉइंट हमको बोलता है पूंजी के लिए, तो इसका उपयोग हम केवल गणना में करेंगे क्योंकि हम पूंजी खाता नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ आप देखेंगे 1 अप्रैल 2015 को चालू खाता का शेष बता रहा है। तो क्योंकि सवाल में हमको चालू खाता बनाने बोला है तो हमको चालू खाता एक ओपन उसका फॉर्मेट खींचना पड़ेगा। तो देखिए चालू खाता ये मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये पहला लाभ एवं हानि विनियोग खाता और उसी के नीचे चालू खाता। तो इसका फॉर्मेट खींचेंगे, दिनांक, विवरण, सिम्मी की राशि और सोनू की राशि, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। उसी तरह क्रेडिट साइड, दिनांक, विवरण, सिम्मी के लिए राशि और सोनू के लिए राशि, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो चालू खाता जो तीसरा पॉइंट में कहता है कि चालू खाते का शेष जमा, मतलब कि क्रेडिट शेष बता रहा है, ठीक है। तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे, समाकलन, ठीक है, क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया, मतलब पहले से व्यापार चलता आ रहा है, शेष लाया गया 30,000 और 1.5 लाख। आप देख सकते हैं सवाल में दिया हुआ है कि इनका जमा शेष कितना बता रहा है, 30,000 और 1.5 लाख। हमने इसको लिख दिया, शेष लाया गया 30,000 और 1.5 लाख रुपए। तो इसका भी हमने, जो तीसरा पॉइंट था उसका भी हमने प्रविष्टि कर दिया। अब उसके बाद आगे हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ये बोलता है तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट बोल रहा हूं। तीसरे पॉइंट बोलता है वर्ष के दौरान साझेदारों की आहरण राशि, ये आहरण के विषय में कह रहा है। तो आहरण कहाँ लिखा जाता है,
क्योंकि जितने भी बदलाव हैं स्थिर पूंजी पद्धति है, तो यहाँ पर हम पूंजी खाता, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं। जब स्थिर खाता खुलता है पूंजी का, तो वहां पर उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं किया जाता, बदलाव नहीं किया जाता। केवल जब अतिरिक्त पूंजी हम और पूंजी के रूप में जब राशि लगाते हैं तो उसको वहां पर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पूंजी खाता नहीं बना रहे, तो पूरा बदलाव, क्योंकि स्थिर पूंजी पद्धति, तो पूरा बदलाव हमको चालू खाते से करना होगा। तो आप देखेंगे चालू खाता हमने खोला, क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 30,000 और 1.5 लाख रुपए। अब आहरण क्या होता है? आहरण, क्योंकि ये लोग साझेदार क्या कर रहे हैं, अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो जब वो आहरण करते हैं तो उनकी पूंजी क्या होती है, उतनी राशि से कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो फर्म क्या करती है या व्यापार क्या करती है, उनका पूंजी को कम कर देती है। जितना पैसा वो निकालते हैं उतनी पूंजी को वो कम कर देती है। यहाँ पर हम बदलाव करेंगे चालू खाते से। देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे चालू खाते का इनका, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता है, ये दायित्व इनका बन रहा है, व्यापार का दायित्व बन रहा है कि 30,000 रुपए इसका चालू खाता में पैसे के रूप में, और 1.5 लाख रुपए सोनू का चालू खाता में पैसे के रूप में बचा हुआ है। अब इसी में से हम आहरण माइनस करेंगे। आहरण, क्योंकि इधर से ये बन रहा है, दायित्व बन रहा है, आहरण ये लोग राशि निकाल रहे हैं, तो इतने से इनका दायित्व समाप्त किया जाएगा। आहरण हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे 20,000 और 15,000 रुपए। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट आपको वही बता रहा है, आहरण के विषय में बता रहा है कि उन्होंने कितनी राशि आहरण की। सिमी ने 20,000 और सोनू ने 15,000, तो हमने आहरण यहाँ पास लिख दिया। ठीक है, आहरण 20,000 और 15,000। तो हम देखेंगे सवाल के शुरू से हमने इसको हल किया। आपको सवाल 50,000 लाभ बता रहा था, लाभ इसको लिख दिया बंटवारे के लिए। दूसरा पॉइंट पूंजी के विषय में बता रहा था। ठीक है, तो पूंजी का हमको केवल पूंजी खाता यहाँ नहीं बनाना है, स्थिर पूंजी पद्धति है, इसलिए उसको गणना में बस केवल हम उपयोग करेंगे। और उसके बाद बता रहा था चालू खाते का, तो चालू खाता हमने खोला हुआ है, क्योंकि सवाल हमको चालू खाता खोलने बोल रहा है। चालू खाते का शेष हमको बता रहा है, क्रेडिट शेष, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे शेष लाया गया 30,000 और 1.5 लाख रुपए। उसके नीचे आहरण के विषय बताया हुआ है, तो इसी चालू खाते में से, क्योंकि जितने भी बदलाव होंगे चालू खाते से किए जाएंगे। ठीक है, पूंजी यहाँ पर स्थिर है, तो चालू खाते के हम डेबिट साइड यानी पूंजी में से हम कम करेंगे आहरण 20,000 और 15,000। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बोलता है पूंजी पर अनुमत ब्याज 5% प्रतिवर्ष। तो हम पूंजी पर अनुमत ब्याज, तो किस पूंजी पर? साल के शुरू की पूंजी पर। इनकी साल की शुरू की पूंजी क्या है? 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी 30,000 और 60,000। ठीक है, इसी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो हम इसके कैलकुलेशन को पहले देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा पूंजी पर ब्याज किससे दिया जाएगा? लाभ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने लाभ लिखा है, इसी में से हम माइनस करते जाएंगे, जो चीज इनको प्राप्त होना है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये क्रेडिट होकर बना है, क्योंकि दायित्व है। अब डेबिट साइड इसके लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज। वर्किंग नोट नंबर 1 में इसका कैलकुलेशन मैंने करके होगा, अभी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिम में जो 30,000 इसका साल का शुरू का पूंजी है, ठीक है, उसका 5% को ब्याज दिया जाएगा। 5%, 30,000 का 5% आता है 1,500 रुपए। और उसी तरह सोनू साल का शुरू का पूंजी उसका 60,000 है, उसका 5% 3,000 रुपए। इन दोनों का मिलाकर होता है 4,500 रुपए, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ये तो इसका कैलकुलेशन हो गया, ठीक ना। और उसके बाद ये किस रूप में दिया जाए? क्योंकि राशि के रूप में न देकर अब इनका पूंजी पर ब्याज निकला, तो फर्म का क्या दायित्व बनता है कि क्या करे, इनको पैसा दे दे रोकड़ के रूप में, या तो रोकड़ के रूप में न देकर इनके पूंजी को ही, या इनके चालू खाते, क्योंकि अभी हम चालू खाता बनाने, पूरा बदलाव हमको चालू खाते से करना है, तो क्या करें कि चालू खाते के इनको बढ़ा दे। चालू खाता व्यक्तिगत खाता है, दायित्व के रूप में बढ़ा दे। ठीक है, तो क्रेडिट करके इसको बढ़ाएगा। देखिएगा आप यहाँ पास पूंजी पर ब्याज, यहाँ पास लाभ में से माइनस हुआ 4,500 रुपए। अब यहाँ पास हम इनके चालू खाते में जोड़ देंगे पूंजी पर ब्याज 1,500 रुपए सिमी के राशि में, और 3,000 रुपए सोनू की राशि में, जो हमने कैलकुलेशन किया है। अब इसी का हम कैलकुलेशन देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो सिम में जिसकी पूंजी 30,000 है, उसका 5% आप निकालेंगे, तो अंश और ये हर कट गया 200। अब अंश और अंश बचा हुआ है, 300 को 5 से गुणा करेंगे तो 1,500 रुपए लिख देंगे। फिर इसी तरह सोनू का 60,000 रुपए का 5%, अंश और हर कट गया, 600 बचता है यहाँ पर, 600 को 500 से गुणा करेंगे 3,000 रुपए, तो दोनों का मिलाकर 4,500 रुपए। इसी को हमने यहाँ बस लिखा हुआ है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज सिमी के लिए 1,500 और सोनू के लिए 3,000 रुपए, लाभ में से माइनस किया और इसको इनके चालू खाते में जाकर जोड़ दिया। पूंजी पर ब्याज
सिमी का 1500 और सोनू का 3000 रुपये। इसका देखेंगे, हमने दोनों जगह इसका प्रभाव दे दिया है। अब उसके बाद आगे हम सवाल में चलते हैं। सवाल आगे और क्या कह रहा है? सवाल आगे कहता है कि आहरण पर प्रभारित ब्याज दर, आहरण पर ब्याज की बात कर रहा है, 6% प्रति वर्ष, 6% से दिया जाएगा एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए। तो हमको 6 माह की अवधि, क्योंकि औसतन 6 माह की अवधि के लिए ही वो बोल रहा है। तो आप देखेंगे ये जो है आहरण पर ब्याज, क्योंकि मालिकों ने क्या किया, आहरण किया। अब मालिक ने पैसा निकाल लिया खुद के निजी उपयोग के लिए, तो कंपनी फर्म क्या कहेगी उनको कि आपने राशि निकाली है हमारी फर्म से, व्यापार से आपने राशि निकाल ली, तो क्या कीजिए, आप ब्याज दीजिए। तो मालिक लोग ब्याज के रूप में, आहरण पर ब्याज के रूप में देंगे। ठीक है, तो जब वो ब्याज के रूप में देंगे तो क्या होगा, व्यापार को लाभ हो जाएगा, क्योंकि ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो वो क्या करेगी, अपने लाभ में जाकर इसको जोड़ देगी। इसलिए आप देखेंगे इसको क्रेडिट साइड लिखा गया। ये दिया नहीं जा रहा, ये इनसे प्राप्त किया जाएगा, इसलिए लाभ में जोड़ दिया जाएगा। तो देखेंगे हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। लाभ हानि विवरण खाते के, लाभ हानि विनियोग खाते के, इसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, लाभ में जोड़ दिया जाएगा। तो आहरण पर ब्याज, वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसे कैलकुलेशन भी किया, अभी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। तो पहले देखिएगा सिमी के लिए आप याद रखेंगे कि उन्होंने आहरण कितना किया था, 20,000 और 15,000। तो 20,000 का 6%, सवाल में आपको 6% बताया हुआ है, और अवधि कितना बताया, औसतन 6 महीने के लिए। तो 20,000 का 6% 6 महीने के लिए, 20,000 गुणित 6/100 ये प्रतिशत हो गया, और 6 महीना गुणित 6/12, क्योंकि ये 12 महीने का निकलेगा, उसको 12 से भाग देकर 6 महीने का निकालने से 6 से गुणा करेंगे। तो इसको करते हैं हम। तो ये हमारा ये अंश और ये हर कट गया। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और फिर यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर देखेंगे 200 बच गया अंश में, और यहाँ 3 बच गया अंश में, नीचे हर में 1 1 आ गया है। तो 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये जाता है। उसी तरह इसका सोनू का 15,000 का 6%, 6 महीने के लिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अंश और हर कट गया। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, इसका 150 गुणित 3, 450 रुपये। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 1,050 रुपये। ठीक है, ये तो पहला हो गया कि इन पर इनसे लिया जाएगा। अब मालिकों को क्या करना था, पैसे के रूप में देना चाहिए था 1,050 रुपये, मगर पैसे के रूप में न देकर क्या किया जाएगा, इनके जो चालू खाता है उसी से इसको घटा दिया जाएगा, क्योंकि इनसे पैसा प्राप्त करना चाहिए। पैसा ना प्राप्त करके क्या किया जाएगा, इनके जो दायित्व से ही घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चालू खाते से हम घटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे आहरणों पर ब्याज, इधर से पूंजी बनती है, इधर से पूंजी समाप्त होती है, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है, दायित्व फर्म के ऊपर दायित्व बन रहा है। अब इधर से क्या करेगी, अपने दायित्व को समाप्त करेगी वो, क्योंकि इनसे पैसा लेना है। तो आहरण पर ब्याज, ठीक है, इधर डेबिट साइड लिख देगी, इधर से बनेगा, इधर से समाप्त होगा। आहरण पर ब्याज 600 रुपये और 450 रुपये। तो इसका वर्किंग नोट भी मैंने करके रखा, वो वर्किंग नोट नंबर 2 देखिएगा आप। वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, आहरणों पर ब्याज। सिमी और सोनू, सिमी 20,000 रुपये साल भर में निकाल रही है, उसका 6%, 6 महीने के लिए। कैलकुलेशन मैंने इसका अभी बताया है। ये 2 शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इसका हो गया 600 रुपये। 200 गुणित 3, 600 रुपये। उसी तरह 15,000 का 6%, 6 महीने के लिए, ये कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 150, यहाँ पर 3, 150 को 3 से गुणा करें 450 रुपये, ये हमारा 1,050 रुपये हो जाता है। तो इसका हमने 2 प्रभाव इसका देखा। एक तो इनके लाभ को बढ़ा दिया जाएगा, फर्म के लाभ के बढ़ा दिया जाएगा, और इनका जो चालू खाता है उसको कम कर दिया जाएगा। डेबिट साइड में लिखा जाएगा इसको। ठीक है, इधर क्रेडिट में जाकर जोड़ेंगे, और इधर से डेबिट साइड में हम इसको लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा जो 5वां पॉइंट था वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। इसका भी हमने 2 जगह प्रभाव डाला। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। साझेदारों का वेतन, सवाल में साझेदारों के वेतन के विषय बता रहा है। सिम में 12,000 रुपये और सोनू 9,000 रुपये। तो हम इनका वेतन भी जो है वो लाभ से, ये लाभ जो है बंटवारे के लिए था, इसी में से वेतन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन सिमी का 12,000 रुपये और सोनू का 9,000 रुपये, 21,000 रुपये पूरा होता है। अब फर्म को क्या करना चाहिए था, इनको रोकड़ के रूप में दे देना चाहिए था, मगर फर्म क्या करेगी, रोकड़ में रूप में देकर इनके पूंजी को ही बढ़ा देगी।
तो चालू खाते में जाकर हम इसमें जोड़ देंगे, क्रेडिट साइड जाकर वेतन 12,000 और 9,000। तो इसका भी दो जगह पर, इसका कैलकुलेशन हमको नहीं करना है क्योंकि इसका शुरू डायरेक्टली हमको बताया हुआ है, तो हमने इसका दो जगह प्रभाव देखा। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में हम चलते हैं। आगे हम बोलता है इसके साथ ही साझेदारों का क्या कीजिए आप चालू खाता दर्शाएं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर पूरा जो हमारा था पॉइंट्स हमने पूरा यहाँ पर अपने सवाल में पूरे पॉइंट्स को लिख दिया है हमने। तो अब हम बारी बारी बंद करेंगे। पहले लाभ हानि विनियोग खाते को बंद करेंगे। इसका जो भी लाभ या हानि होगा उसको हम चालू खाते में जाकर लिख देंगे। लाभ होगा तो चालू खाते को बढ़ाएंगे और हानि होगी तो चालू खाते को कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इधर का जोड़ आप देखेंगे 50,000 और 1,050, जब दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 51,050 रुपए। और इधर का आप जब जोड़ते हैं तो केवल यहां तक, क्योंकि ये तो नहीं है अभी, ठीक है, हमने यहीं तक ये बस लिखा है। पूंजी पर ब्याज और वेतन के विषय में हमने लिखा है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो आता है 25,500 रुपए। इधर का जोड़ 51,050 और इधर का जोड़ 25,500 रुपए। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका वर्किंग नोट मैंने करके रखा हुआ है। ये वर्किंग नोट नंबर 3 में आप देखेंगे कि शेष लाभ का विभाजन, मतलब कि अब इनको देने के पश्चात पूंजी पर ब्याज, ठीक है, वेतन, इनको देने के पश्चात जो शेष लाभ बच जाता है उसको 3:1 के अनुपात में बांटकर इनको दिया जाएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो आप देखेंगे क्रेडिट का जोड़ हमारा जो है वो क्या है 51,050 रुपए। लाभ का जोड़ 51,050 रुपए और डेबिट का जोड़ जो बंटवारा हमने किया इसमें से वो 25,500, मतलब क्रेडिट जोड़ ज्यादा, मतलब कि लाभ हमारा ज्यादा है। कितना लाभ ज्यादा है 25,550 रुपए ज्यादा है। अब जब 51,050 में से 25,500 घटाएंगे तो शेष बचता है 25,550 रुपए। ठीक है, इस 25,500 को लाभ के रूप में 3:1 के अनुपात बांटकर इनके चालू खाते को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब चालू खाते के क्रेडिट साइड में दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इधर का जोड़ हमारा आता है 51,050 और इधर का जोड़ हमारा आता है यहाँ तक 25,500 रुपए। जब 51,050 में आप 25,500 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 25,550 रुपए। ये बट जाएगा इनको किस अनुपात में 3 और 1 के अनुपात में। हम इसको देखते हैं बांटते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन है 25,500 का। पहले सिम्मी को 3/4, 3 और 1 4 होता है। 3/4 सिम्मी को, 1/4 सोनू को दिया जाएगा। तो 25,500 का 3/4 जब हम निकालेंगे तो आएगा 19,162 रुपए। आप इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, 4 4 8 32, 4 8 32, 4 7 28, 4 6 24, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 1 बच गया, 1 और 5 15, फिर 4 3 12, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, बचा 3 और 5 35, फिर 4 8 32, 35 में से 32 गया, 35 में से 32 गया तो बचा 3 और 0, 3 और 0 30, फिर 4 7 28, फिर 2 बच जाता है, फिर 4 5 20 और 0। तो 3,8,7.50। इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 19,162 रुपये। ठीक है, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक ना। हाँ, 30 और 4 28, ठीक है, 19,162 रुपए। उसी तरह जब इसको करेंगे तो हमारा आएगा 6,388 रुपए। आप देखेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता 19,162 और 6,388 रुपये हमने इसको देखा। 25,550 को जब आप 1/4 से भाग देंगे तो आपका 6,388 रुपये आता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को देखा। अब यहाँ पर हमने लाभ का बंटवारा कर दिया। ये कहाँ चला जाएगा, चालू खाते में चला जाएगा। तो हम इसको चालू खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो आप देखेंगे इधर का जोड़ हमारा जो है वो 25,550, लाभ ज्यादा है हमारा, इसको बांटा जाएगा। तो जब हमने बांटा, यहाँ पास कैलकुलेशन देखा वर्किंग नोट नंबर 3 में, तो 19,162 और 6,388 रुपये था। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,550 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा
जो लाभ हानि विनियोग खाता था वो तैयार हो गया। इधर का आप जोड़ेंगे तो 51,050 और इधर भी जोड़ेंगे तो आपका 51,050 पूरा हो जाता है। अब ये जो चालू खाता जो आपने यहाँ पर देखा लाभ का रूप जो था, ये क्या किया जाएगा, इनको इस राशि को यहाँ पर हम चालू खाते में लाभ के रूप में लिख देंगे, क्योंकि ये लाभ किसका है, ये बचा हुआ लाभ किसका है, मालिकों का है। क्योंकि इस 50,000 लाभ में से आपने पूंजी पर ब्याज दे दिया, वेतन दे दिया, ये किनका था, मालिकों का ही था। हमने यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन दिया। अब बाकी का लाभ जो किस रूप में बांटना था, 3 और 1 के अनुपात में बांटना था, वो भी बट गया। ये भी कहा जाएगा इनके चालू खाते में ही बढ़ा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पास क्रेडिट साइड में इसको लिख देंगे, लाभ के रूप में है क्योंकि पूंजी बढ़ेगी तो हम इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरा चीज लिख दिया। अब उसके बाद हमारा क्रेडिट साइड भी पूरा लिखा गया है और डेबिट साइड भी पूरा लिखा गया। डेबिट साइड में यहां तक लिखा हुआ ये शेष है, इसको अभी हम जोड़ेंगे तब यहाँ पास ये शेष के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको चालू खाते को बंद करते हैं। तो देखिएगा इधर का जोड़ हमारा है 30 और 12, 30,000 और 12,000 42,000, 30,000 12,000 42,000। ये देखिए हम यहाँ पास इसे कैलकुलेशन को भी देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन है। 30,000 1500 12,000 और 19,162 लाभ का है। ये हमारा है जो चालू खाते का क्रेडिट शेष बता रहा है, वो 1500 हमारा है पूंजी पर ब्याज, 12,000 हमारा वेतन है और ये लाभ है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 62,662 रुपए। पूरे को जब जोड़ेंगे आप तो 62,662 रुपए। उसमें से ये हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ हो गया 62,662 रुपए। अब जब हम डेबिट साइड का देखते हैं इधर का 20,000 और 600 ये नहीं है, ठीक है, तो ये होता है 20,600। इसमें से हम 62,662 में से 20,600 जब घटा देंगे तो हमारा 42,062 रुपए बच जाता है। मतलब कि इतना हमारा चालू खाते का क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है। 42,062 रुपए हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है। तो इसको हम शेष के रूप में दिखा देंगे, मतलब कि क्रेडिट शेष है, चालू खाते का क्रेडिट शेष है, मतलब क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है। तो शेष ले जाया गया 42,062 रुपए। 42,062 रुपए। उसी तरह इधर का जोड़ेंगे तो इधर का जोड़ हमारा पूरा आता है 1.5 लाख, 3,000, 9,000 और 6,388 रुपए। 6,388 रुपए जब आप पूरा जोड़ेंगे तो हमारा था 1,68,388 रुपए। उसमें से इधर हम डेबिट साइड का जोड़ जो 15,450 रुपए इधर का जोड़ हम घटा देंगे। 15,450 रुपए जब घटा देंगे तो 1,52,938 रुपए हमारा क्रेडिट सेट्स का जोड़ आ जाता है। इधर का जोड़ हमारा 1,68,388 रुपए, इधर का जोड़ 15,040 रुपए, 15,450 रुपए। जब 1,68,388 रुपए में से 15,450 रुपए घटाएंगे तो 1,52,938 रुपए आ जाएगा। ये हमारा शेष है। शेष ले जाया गया 42,062 और 1,52,938 रुपए। पूरे को जब जोड़ेंगे तो 62,662 और 1,68,388 रुपए हमारा आ जाता है दोनों तरफ का जोड़। तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक में जो सवाल दिया था उसी के अनुसार बताया हुआ है। यदि आप आंसर के अनुसार चलेंगे तो फिर थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको सवाल को करेक्शन करके फिर उसके बाद इसको हल करके बताता हूं कि अब हम जो, क्योंकि आप देखेंगे सवाल में तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाभ के रूप में कितना इसको हस्तांतरण किया गया 19,162 और 6,388 रुपए, जबकि आपका सवाल आंसर कितना बता रहा है। आंसर आप देखेंगे कि लाभ के रूप में 94,162 और 31,338 रुपए हस्तांतरित किया गया है चालू खाते में। ठीक है, तो अब हम इसको उस अनुसार हल करके मैं दिखाऊंगा। ये आपका देखेंगे मैंने उसके अनुसार भी बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पास चालू खाते में देखिए हस्तांतरित 94,162 और 31,338 रुपए हस्तांतरित करके मैंने आपको बताया हुआ है, जो यहाँ पास आंसर के अनुसार है। ठीक है, तो जब हमको इस तरह लाना होगा तो हमको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। क्या करेक्शन करना होगा कि हमारा लाभ जो होगा यहाँ पास 1,50,000 ना होगा, कितना हो जाएगा हमारा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। क्योंकि ये जो ये दिया हुआ है शायद हो सकता है कि यहाँ पास मिस प्रिंट दिया, मेरे को पूरा कंफर्म मालूम नहीं है, फिर भी मैंने जब यहाँ पर 1.5 लाख करेंगे तो हमारा आंसर उस तरह का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1.5 लाख लेते हैं और यहाँ पर 50,000 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको केवल लाभ का आंसर बताया है, चालू खाते का आंसर नहीं बताया, इसलिए मैंने यहाँ पास क्या किया, यहाँ पास 50,000 मैंने ले लिया है।
ठीक है, तो आइए अब हम इसके अनुसार हल करते हैं। दो करेक्शन मैंने किया है। करेक्शन क्या किया है यहाँ पर निवल लाभ 50,000 ना लेकर हमको 1.5 लाख लेना होगा, और यहाँ पर हम सोनू का जो चालू खाते का क्रेडिट शेष है उसको हमको 50,000 हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस अनुसार हम हल करते हैं। देखिएगा, इस अनुसार जब हल करेंगे तो पूरा वैसे ही जाएगा, बस हमको थोड़ा सा यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे लाभ 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। फिर उसी तरह पूंजी पर ब्याज वैसे निकलेगा 30,000 और 60,000 जो इनकी पूंजी थी। ठीक है, जो इनकी पूंजी थी 30,000 और 60,000 स्थिर पूंजी, उस पर हम निकाल देंगे 5% 1500, और ये हो गया 3,000, पूरा हो जाता है 4,500 रुपए। और यहाँ पर जब हम चालू खाता खोलेंगे तो चालू खाते का यहाँ पर शेष, जो यहाँ पर मैंने 1.5 लाख लिखा हुआ था क्योंकि मैंने करेक्शन किया हुआ है, तो 30,000 और 50,000। ठीक है, इसका प्रारंभिक शेष बताएंगे, क्रेडिट शेष 30,000 और 50,000। और ये जो पूंजी पर ब्याज है इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, जैसे पहले सवाल में लिख रहे थे, पूंजी पर ब्याज 1500 और 3,000 रुपए। फिर उसी तरह आगे चलते हैं। सवाल में हमको क्या बताया था, आहरण पर ब्याज बताया था। वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है। सिमी 20,000 का आहरण की हुई है और सोनू ने 15,000 का। इसका जब 6% हिसाब से 6 महीने का निकालेंगे 600 और 450 रुपए, तो 1,050 रुपए ये भी हो जाता है। केवल हमारा यहाँ पर चेंज किया मैंने, 1.5 लाख रुपए लिख दिया, वहां पर 50,000 की जगह यहाँ पर मैंने 1.5 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी का सब वैसा रहेगा। तो ये हो गया 1,050 रुपए। ठीक है, उसी तरह आहरण को यहाँ पर से घटा देंगे 20,000 और 15,000 रुपए। ठीक है, आहरण पर ब्याज को भी हम यहाँ पर चालू खाते से घटा देंगे। आहरण पर ब्याज 600 और 450 रुपए। वेतन उतना ही रहेगा, 12,000 और 9,000 दोनों का मिलाकर 21,000 रुपए हो जाता है। वेतन जाकर इनके पूंजी में चालू खाते में जोड़ दी जाएगी, 12,000 और 9,000 रुपए। ठीक है, अब हमारा जो पूरा पॉइंट बताया था वो पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। वेतन के विषय में बताया था, वेतन लिख दिया। पूंजी पर ब्याज के विषय में बताया था, वो भी लिख दिया। आहरण पर ब्याज के विषय में बताया था, वो भी लिख दिया। आहरण के विषय में बताया था, वो भी हमने लिख दिया। तो सभी चीज हमने लिख दिया। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक ना, तो आप जब इस रूप में देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड का जोड़ कितना आ रहा है, 1,51,050 रुपए आ रहा है। और इधर का जोड़ हमारा आता है वही 25,500 रुपए, 25,500 रुपए। जब आप 1,51,000 के क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है, 1,51,050 रुपए में जब 25,500 रुपए घटाएंगे तभी भी हमारा लाभ कितना बढ़कर बताएगा, 1,25,500 रुपए बताएगा। इसको किस रूप में बांट देंगे, इसको हम जो इनका अनुपात है 3:1 में बांटकर इनके चालू खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो हम इसको बांटते हैं, 1,25,500 का 3/4 आएगा आपका 94,162 रुपए, 94,162 रुपए। फिर उसी तरह जब आप 1,25,550 को 1/4 निकालोगे तो आएगा आपका 31,388। कैलकुलेशन आप काट के देखिएगा, आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ, क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बताऊंगा तो आप इसको काट के देखिएगा। 1,25,550 को 3/4 जब हम निकालेंगे तो 94,162 रुपए, और उसी तरह 1,25,550 का आप निकालेंगे 1/4 तो आपका आ जाएगा 31,338 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन इसका हो जाता है। इसको हम वहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसको हमने यहाँ पास बांट दिया 1,25,550 को 3/4 में, 3/4 और 1/4 में ये हमारा आता है। इसको हम लाभ के बंटवारे के रूप में लिख देंगे। चालू खाता में इसको हस्तांतरित किया जाएगा। चालू खाता वर्किंग नोट नंबर 3 में इसका कैलकुलेशन मैंने बताया। सिमी को 94,162 रुपए और सोनू को 31,388 रुपए जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो 1,25,500 रुपए होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है लाभ, हानि और विनियोग खाता। इस जो लाभ को हमने शेष लाभ को बांटा है इसको हम जाकर इनके चालू खाते में जोड़ देंगे। लाभ हानि विनियोग खाता लिखेंगे यहाँ पर। लाभ हानि विनियोग खाता लाभ के रूप में इसको जोड़ा जाएगा 94,162 और 31,338 रुपए। तो हम देखें क्रेडिट साइड हमने पूरा लिख दिया है। इसका चालू खाते का शेष ये हमारा हो गया पूंजी पर ब्याज, ये हमारा हो गया वेतन, और
इन दोनों को देने के पश्चात जो शेष लाभ बचा हुआ था उसका बंटवारा भी हमने कर दिया, क्योंकि लाभ है तो पूंजी इनके चालू खाते में आकर जुड़ जाएगी क्रेडिट होकर, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है, दायित्व बना रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत खाता है, दायित्व बना रहा है, फर्म के ऊपर दायित्व बना रहा है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बढ़ता है। ठीक है, तो उसी तरह आहरण को भी हमने देख लिया, इन्होंने पैसा कुछ निकाला है तो इनका चालू खाता उतने से कम हो जाएगा, तो डेबिट साइड में इसको लिखे। और आहरण पर ब्याज, इन पर आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, तो ये भी डेबिट साइड लिखा जाएगा, मतलब कि इनकी पूंजी को कम करेगा। ठीक है, तो पूरा चीज हमने लिख दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जब आप इधर का पूरा जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1,37,662 रुपए इधर का जोड़ आता है। उसमें से 20,600 जब घटाएंगे तो यहाँ पर शेष बजाता है 1,17,062 रुपए। वहां पास कितना बचा था 42,062 रुपए, यहाँ पास कितना बच रहा है 1,17,062 रुपए। फिर तो जब इसको जोड़ेंगे इधर का, तो इधर का जोड़ आता है 93,388 रुपए, इधर का पूरा जोड़ेंगे 93,388 रुपए। उसमें से 15,450 रुपए जब घटाएंगे तब वो 70,938 रुपए होता है। ठीक है, ये शेष के रूप में लिख दिया, शेष ले जाया गया 1,17,062 और 70,938 रुपए। जब इसको पूरा जोड़ेंगे आप तो 1,37,662 और इधर का जोड़ा आता है 93,388 रुपए। तो ये हमारा चालू खाता भी हो जाता है। तो आपने देखा इस सवाल को मैंने दोनों जो थोड़ा सा मिसप्रिंट था उस मिसप्रिंट को भी मैंने बदल कर आपको ये सवाल बताया। तो आप चाहे तो आप, क्योंकि सवाल हम गलत नहीं कह सकते कि ये सवाल गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने छापा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बना दिया है। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उसमें आप बना सकते हैं, या तो सुधार करके भी बना सकते हैं और चाहे तो बिना सुधार किए भी बना सकते हैं, आपको दोनों तरीकों से सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी एनसीईआरटी के बुक से। आगे भी इसी सब्जेक्ट पर मैं और वीडियो लाता रहूंगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या हो कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो आज के लिए धन्यवाद।